गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन के बारे में। हम रेप्लिकेशन देखें। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी। और वीडियो में क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो इसको लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मैक्सिमम। रेप्लिकेशन क्या है? एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी है। इसमें 3 प्रपोज मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन दिए गए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं रेप्लिकेशन के। डीएनए अनवाइंड्स इन द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, यानी कि वो जो कॉइल्स होते हैं वो खुलते हैं। अहेड ऑफ द सेपरेशन, सेपरेशन के आगे की तरफ, एंड द 2 स्ट्रैंड्स विथ अराउंड ईच अदर। क्या होता है कि जब कहीं से ये डीएनए अनवाइंड होगा, वहीं सेंटर से होगा। सेंटर से जब ये पोजीशन जो है, ऐसे आप कोई रस्सी ले लीजिए, मोटी जो जूट की रस्सी होती है, उसको अगर आप बीच में से खोलने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ जो है वहां पर स्ट्रेन बढ़ेगा। जब दोनों तरफ स्ट्रेन बढ़ेगा तो पीछे की तरफ आप जब देखेंगे रस्सी की तरफ, तो पीछे की तरफ जो उसके जो बट दिए हुए थे, सलबटें थी, वो बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। वो टाइट, वो बट और सलवटों को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिथ कह रहे हैं। ठीक है, ये रिथिंग ऑफ डीएनए जो है इसको कह रहे हैं कॉइलिंग, यानी कि वो जो कुंडलित है, डीएनए कुंडलित आकार, कुंडलित हुआ है ना, तो वो कुंडलन जो है, वो कुंडलन को जो है यहाँ पर रिथिंग कह रहे हैं या कॉइलिंग कह रहे हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेटली कॉपीड एवरी टाइम अ सेल डिवाइस। जब जब कोशिका विभाजन होता है तब जो आनुवांशिक सूचना है वो सही प्रकार से कॉपी की जानी चाहिए। ऑल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। जितनी भी डीएनए की रेप्लिकेशन है वे सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होंगी। ठीक है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कुछ बात करें हम रेप्लिकेशन के बारे में, तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड क्या है? 3 मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन की मैंने आपसे बात की थी, मॉडल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट मॉडल है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसमें ओरिजिनल डीएनए है हमारे पास। ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए देखिए, जो ओरिजिनल है वो फर्स्ट रेप्लिकेशन की फेज में ओरिजिनलिटी अपनी मेंटेन रखेगा। और यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का डीएनए एक अलग बन गया है। आपको कलर का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर यहाँ ब्लू कलर का जो है और ये रेड कलर का बन गया है। यहाँ पर कोशिश की है मैंने अच्छी आपको समझाने की। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन में फिर ये क्या होगा, ये जो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखेंगे, यहाँ पर सेम यही डीएनए है और नया रेड कलर का बन गया। ये वाला डीएनए सेम है तो इसकी नई कॉपी बन गई। तो कहने का मतलब ये कि जो डीएनए है ओरिजिनल वाला वो अपने आप को कंजर्व रख रहा है और उसी की कॉपी एक बना रहा है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव मॉडल है रेप्लिकेशन का, जिसमें हो क्या रहा है, सेकेंड रेप्लिकेशन में 25% ओरिजिनल है, यानी कि एक ओरिजिनल रह गया, बाकी के 75% न्यू है। नेक्स्ट हम इसमें देखें डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में हम बात करें, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डीएनए है हमारे पास। डिस्पर्सिव नाम से पता चलता है जो खंडित हो जाता है डीएनए, उस खंडित डीएनए को हम जो है वापस कॉपी बना रहे हैं। यहाँ देखिए अलग अलग टुकड़ों में ये कट चुका है और टुकड़े जो है वहां पर बीच का जो गैप है, बीच की जो रिक्तिकाएं हैं, उन पे नया डीएनए बन रहा है। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। ये ओरिजिनल जो डीएनए है ये आपस में अपने आप को खंड में विभाजित करेगा, खंडित करेगा, और खंडित करने के बाद बीच में जो जगह रिक्तिकाएं बच जाएंगी, उन रिक्तिकाओं में जो है नया डीएनए बनेगा। तो इस तरीके से जो है हम सेकेंड एप्लीकेशन भी करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन में भी इसी तरीके से खंडित हो जाएगा, खंडित होकर अलग अलग जो है खंडों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर नए डीएनए सिंथेसाइज हुआ। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है। इसमें कहीं पे भी ओरिजिनलिटी ऑफ डीएनए मेंटेन नहीं की। जो ओरिजिनल, जब हम कंजर्वेटिव की बात कर रहे थे, उसने अपने आप को बनाए रखा था, यहाँ पे सब जगह खंडित हो रहा है। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बात कर लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल क्या कहता है। इसमें कह रहे हैं कि एक डीएनए है, ठीक है, इसके 2 स्ट्रैंड है, ओरिजिनल डीएनए है, इसको 2 भागों में रखा हमने। 2 भागों में कैसे कि एक तरफ तो एक स्ट्रैंड चला गया, दूसरी तरफ दूसरा स्ट्रैंड चला गया। इस स्ट्रैंड को देख के दूसरे स्ट्रैंड की कॉपी बन गई, इस एक स्ट्रैंड को देख के दूसरा स्ट्रैंड की कॉपी बन गई। जब दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ
तो क्या हुआ, एक एक स्ट्रैंड अलग अलग जगह चला गया, एक स्ट्रैंड ऊपर चला गया, एक स्ट्रैंड नीचे चला गया। कॉपी बना ली इन्होंने, अपनी कॉपी बना के वापस से पहले जैसे हो गए, ये भी स्ट्रैंड ऐसे ही इसने किया। तो यहाँ पे सेकेंड रेप्लीकेशन में क्या हुआ, 50% हाइब्रिड है और 50% न्यू है, क्योंकि सब स्ट्रैंड में एक पुराना डीएनए है, एक नया डीएनए है। तो सबसे ज्यादा अप्रूव्ड मॉडल जो डीएनए रेप्लीकेशन का माना गया वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल माना गया है। नेक्स्ट देखिए मेसेंसल एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट 1958 में, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, नाइट्रोजन 14 लिया था और नाइट्रोजन 15, दो आइसोटॉप्स लिए थे नाइट्रोजन के। इकोलाई को ग्रो करवाया नाइट्रोजन 15 मीडियम में। इकोलाई सेल्स को नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट हो गया उनके अंदर, सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर। जब दोबारा उनको ग्रो करवाया गया N14 मीडियम में, तो इकोलाई विद रिलेटिव लाइटर डीएनए। अब जो उनका डीएनए है, क्योंकि आइसोटॉपिक N15 जो है वो हैवी डीएनए वाले हो गए, N14 में ग्रो करवाया तो अब उनका डीएनए कंपैरेटिवली लाइटर हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन द हैवी N15 एंड लाइटर N14 डीएनए विद द यूज ऑफ इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्होंने कौन सी मेथड यूज की, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली, इसको फिटेड किया, अच्छे से फिल्ड विद हैवी सॉल्ट सोल्यूशन डाला, इसमें ज्यादातर इसमें सीजियम क्लोराइड डालते हैं सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले और उसको अच्छे से एजिटेट किया। इट इज देन स्पन इन अ सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसके बाद जो ये ग्रेडियंट बना, ये ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो नीचे वाला जो हैवी पार्ट है वो N15 डीएनए का है, मिडल में N14 और N15 का हाइब्रिड है और सबसे ऊपर N14 का है। डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप्स विद इन द ट्यूब, हैवी डीएनए N15 will move toward the bottom, light DNA N14 will remain closer to the top। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो मेसेल्सन और स्टॉल ने किए थे, मेसेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। पोजीशन इंटरमीडिएट बिटवीन दैट एक्सपेक्टेड ऑफ डीएनए विद N14 एंड N15, डीएनए इज कंसिस्टेंट विद सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल। अगर हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल दोनों को कंसिडर करें तो इंटरमीडिएट जो पोजीशन है वो N14 और N15 का हाइब्रिड ही बनेगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, विच मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव अप्लाइज टू इकोलाई। कौन सा मॉडल इकोलाई को अप्लाई करता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड जो यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट का, उसमें क्या किया हमने, N15 मीडियम लिया, ट्रांसफर टू N14 मीडियम एंड रेप्लिकेट, ट्रांसफर किया N14 मीडियम पे और वहां पे रेप्लिकेशन होने दिया, रेप्लिकेशन फिर N14 मीडियम पे रेप्लिकेशन N14 मीडियम होने दिया। तो लास्ट हर उसमें क्या करेंगे, हम स्पिन करेंगे। इससे थोड़ा सा सैंपल लिया और स्पिन किया, इससे थोड़ा सा सैंपल लिया और स्पिन किया। यहाँ पर मीडियम चेंज करते जा रहे हैं। सबसे पहले N15 लिया था, उसके कंटिन्यूसली हम N14 में ग्रो करवा रहे हैं, इकोलाई के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, इकोलाई इसमें ग्रो करवा रहे हैं। स्पिन करवाया, यहाँ पर डीएनए का बैंड बन गया, N15 का बना, स्पिन करवाया यहाँ पे और उससे लाइटर बैंड बन गया, फिर स्पिन करवाया तो और लाइटर बैंड बन गया, स्पिन करवाया तो एक स्टेबल बैंड बन गया। आप देखिए इस पर रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया that had been grown on medium containing N15 appeared as a single band appear हुआ। After one round of replication, the DNA appeared as a single band at intermediate weight का single replication में आया। After second round of replication, DNA appeared as two bands as N14 और N15, दो बैंड बने N15 और N14 का। फिर सैंपल्स taken off after additional rounds of replication appeared as two bands as in part C, जैसे इसमें आया था वैसे ही इसमें आया। दैट मीन्स एक जो बैंड है वो N14 या N15 का बना रहेगा, एज इट इज अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये जो ओरिजिनल डीएनए है इसका एक स्ट्रैंड यहाँ है तो एक स्ट्रैंड यहाँ है, तो दो स्ट्रैंड्स का वहां पर लाइनिंग जरूर आएगी। इन्होंने फिर अपने आप को एक एक स्ट्रैंड में डिवाइड किया, नया स्ट्रैंड बन गए इनकी कॉम्प्लीमेंट्री,
यहाँ पर जो है दोनों ने फिर एक एक स्ट्रैंड दे दिया और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन गए। पार्ट सी में देखिए ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सब अपने अपने एक एक स्ट्रैंड से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज सेमी कंजर्वेटिव। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ डीएनए, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ रेप्लिकेशन आर कॉल्ड रेप्लिकॉन्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स अ रेप्लिकेशन ओरिजिन। हर एक में एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा रेप्लिकेशन के बारे में, जो कि सर्कुलर डीएनए में होती है और ई कोलाई में मिलेगी आपको। अनवाइंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द रेप्लिकेशन ओरिजिन, जहां पे रेप्लिकेशन ओरिजिन है वहां पे ये देखिए डायग्राम से देख लेते हैं। ओरिजिन साइट है, रेप्लिकेशन जहां पे ओरिजिन होगा, ओरिजिन यहां पर है, तो यहां पर अनवाइंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स जनरेट्स अ लूप टर्म्ड अ रेप्लिकेशन बबल। तो ये एक रेप्लिकेशन बबल बन चुका है यहां पर। अनवाइंडिंग मे बी एट वन और बोथ एंड्स ऑफ द बबल। अनवाइंडिंग हो सकता है एक ही एंड पर हो, एक ही सिरे पर हो, या फिर दोनों पर हो। यहां दोनों पर दिखाई गई है अनवाइंडिंग। सेपरेट फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड, सेपरेट फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं हाफ पोर्शन में कर दूं तो ये जो वाई लाइक स्ट्रक्चर बन रही है एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ पर एक वाई लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये भी एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। द फॉर्क्स प्रोसीड आउटवर्ड इन बोथ डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे इन अ प्रोसेस कॉल्ड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है, टू वे रेप्लिकेशन होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो डीएनए है, दोनों डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज कर करके एक कंप्लीट डीएनए, नया सर्कुलर डीएनए बनेगा। जॉन कैरेंस 1963 प्रोवाइडेड द फर्स्ट विजिबल एविडेंस ऑफ थीटा रेप्लिकेशन। जॉन कैरेंस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले थीटा रेप्लिकेशन का विजिबल एविडेंस प्रोवाइड किया था। यहाँ देखिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड्स एट द रेप्लिकेशन ओरिजिन। अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। प्रोड्यूसिंग सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट्स बन रहे हैं। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए देखिए अंदर बनना शुरू हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अ रेप्लिकेशन बबल फॉर्म्स यूजुअली हैविंग अ रेप्लिकेशन फॉर्क एट ईच एंड। यहाँ पर देखें, द फॉर्क प्रोसीड अराउंड द सर्कल। फॉर्क जो है सर्कल के अराउंड प्रोसीड करना शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए दो सर्कल बन चुके हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे में जो है रिंग की तरह लगे हुए होंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, कि दोनों सर्कल सेपरेट हो जाएंगे। इवेंचुअली टू सर्कल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। कंक्लूजन, द प्रोडक्ट्स ऑफ थीटा रेप्लिकेशन आर टू सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए एक सर्कुलर डीएनए है, ये रोल करके एक सिंगुलर लीनियर डीएनए भी बना सकता है और सर्कुलर डीएनए भी बना सकता है। वही लीनियर डीएनए कॉइल होके सर्कुलर डीएनए बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स प्लेस इन सम वायरसेस एंड इन द एफ फैक्टर ऑफ ई कोलाई। जहां पे एफ फैक्टर ई कोलाई का प्रेजेंट होगा वहां पर भी ये होंगे। तो डायग्राम्स देखें, रेप्लिकेशन जो है इज इनिशिएटेड बाय अ ब्रेक इन वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। किसी एक स्ट्रैंड में ब्रेक आएगा। ब्रेक की पोजीशन देख लें कि यहाँ पर 3-OH है और एक जगह 5-P। जहाँ पे 5- ग्रुप 5- एंड है वहां पर फॉस्फेट है, जहाँ 3- एंड है वहां पर OH है। तो यहाँ पर देखें 5- जो एंड है वो तो अलग से निकल जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है न्यू न्यूक्लियोटाइड आता है वो 3- एंड पे ज्वाइन करेगा। तो 3- एंड पे ये देखिए यहाँ से शुरू हुई थी और 3- एंड पर ज्वाइन करते हुए यहाँ तक पहुंच गई। ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जिससे को आधार मान के ये इसके सामने यहाँ पर A है तो ये T बनाएगा, यहाँ G है तो यहाँ C बनाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। DNA synthesis begins at the 3' end of the broken strand. The inner strand is used as a template. The 5' end of the broken strand is displaced. 5' end जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो आगे बात कर रहे हैं कि 5' end देखिए डिस्प्लेस होते होते तक ऊपर पहुंच गया है और 3' end ने कितना सिंथेसाइज कर लिया ओरिजिन साइड से।
अब यहाँ देखें कि साइकिल जो है मे बी रिपीटेड हो सकता है, ये साइकिल रेगुलर रिपीट होता जाए, रिपीट होकर ये और स्ट्रैंड्स लीनियर डीएनए बनाता जाए, लेकिन हम लोग यहाँ सिंगल दिखा रहे हैं। वापस ओरिजिन साइट पे आ गया, यहाँ क्लीवेज होगी, ठीक है। क्लीवेज रिलीजेज अ सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब देखिए सर्कुलर डीएनए से एक कॉपी तो निकल गई, दूसरी कॉपी उसके ऊपर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम द लीनियर डीएनए में सर्कुलाइज एंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। लीनियर डीएनए हो सकता है सर्कुलर बन जाए और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाए, ठीक है। तो यहाँ जितने भी सर्कल्स हम लीनियर डीएनए के निकालेंगे उतनी बार सर्कुलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन आर मल्टीपल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें, ये मॉडल जो है ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। ईच क्रोमोसोम कंटेन न्यूमरस ओरिजिन, बहुत सारे ओरिजिन साइट्स हैं यहाँ पर मैंने 3 ही दिखाई हैं। एट ईच ओरिजिन द डीएनए अनवाइंड्स, हर एक ओरिजिन पर डीएनए अनवाइंडिंग शुरू होगी, प्रोड्यूसिंग अ रेप्लिकेशन बबल, एक रेप्लिकेशन बबल। 2 पे दिखा पा रही हूं मैं यहाँ पर, तीसरे में मैंने नहीं दिखाया। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन बोथ स्ट्रैंड्स एट ईच एंड ऑफ द बबल एज द रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीड्स आउटवर्ड। रेप्लिकेशन फॉर्क के आउटसाइड प्रोसीड करेगा, बाहर की तरफ, बीच में से तो निकला ही है, साइड में प्रोसीड करेगा। यहाँ पर भी बना दिया मैंने रेप्लिकेशन बबल। यहाँ देखिए आउटसाइड प्रोसीड करते करते इवेंचुअली क्या होगा, द फॉर्क ऑफ एडजेसेंट बबल्स रन्स इनटू ईच अदर एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्यूजेस। हो सकता है ये वाला फ्यूज करके इसके साथ आ जाए तो पूरा एक कंप्लीट रेप्लिकेशन बबल बन जाए बड़े वाला। ये देखिए फ्यूज करके, ठीक है, प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स। 2 आइडेंटिकल लीनियर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं डीएनए के। Conclusion, the product of eukaryotic DNA replication are 2 linear DNA molecules. यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 linear DNA molecules मिलेंगे हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीटा रोलिंग सर्कल लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए रेप्लिकेशन मॉडल है, थीटा रोलिंग सर्कल लीनियर यूकैरियोटिक। डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट इसका कैसा था, सर्कुलर था। रोलिंग सर्कल भी सर्कुलर था, इसका लीनियर था। ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यहाँ पर नहीं हुई थी थीटा में, सर्कुलर रोलिंग सर्कल मॉडल में हुई थी ब्रेकेज। लीनियर में यूकैरियोटिक में ब्रेकेज नहीं हुई। नंबर ऑफ रेप्लिकॉन्स थीटा में 1 थे, रोलिंग सर्कल में 1 था, और लीनियर यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा थे, मैनी थे। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल की बात करें तो थीटा जो है यूनि और बाई दोनों था, रोलिंग सर्कल सिर्फ यूनिडायरेक्शनल चल रहा था, लीनियर जो है यूकैरियोटिक मॉडल बाई डायरेक्शनल था। फिर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास थीटा के अंदर जो प्रोडक्ट्स आए थे 2 सर्कुलर मॉलिक्यूल्स थे, और रोलिंग सर्कल में 1 सर्कुलर 1 लीनियर में सम टाइम जो है वो कन्वर्ट इनटू सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, और लीनियर में 2 लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हम कुछ बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन को समझने के लिए कि फिर हम पहले उसके रिक्वायरमेंट समझ लें। टेम्पलेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा टेम्पलेट जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। रॉ मटेरियल क्या है, सबस्ट्रेट्स टू बी असेंबल्ड इनटू अ न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स दैट रीड द टेम्पलेट एंड असेंबल द सबस्ट्रेट्स इनटू अ डीएनए मॉलिक्यूल। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर एक हमने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया हुआ है। रेप्लिकेशन फॉर्क ये देखिए इतना है, 5' to 3' है और 3' to 5' है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस इस तरीके से आएगी। डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस जो है हमेशा 5' to 3' होगी, यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस 5' to 3' होगी। हो क्या रहा है, दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, बिकॉज 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। रेप्लिकेशन फॉर्क है, टेम्पलेट एक्सपोज्ड 5' to 3', टेम्पलेट एक्सपोज्ड कौन सा है, 3' to 5'। अनवाइंडिंग इस तरफ हो रही है तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज लगेगा या डीएनए गायरेज कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन की। यहाँ पे देखिए ऑन द लोअर टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड्स continuously
in the 5' to 3' direction the same as that of unwinding. यहाँ पर अनवाइंडिंग एंड रेप्लिकेशन इस तरफ प्रोसीड करेगी. 5' में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5' to 3' सिंथेसिस तो टेम्पलेट पे हो ही रही है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, 5' to 3' इस तरफ सिंथेसिस होगी, न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड. ऑन द अपर template strand, DNA synthesis begins at the fork and proceeds on the direction opposite that of the unwinding. Unwinding direction के opposite जा रही है. So it soon run out of the template. इसके पास template की shortage है, यहाँ पर template नहीं है आगे. इसके लिए तो template खुल रहा है, unwinding हो रही है, तो इसके लिए template कहाँ से आएगा. DNA synthesis starts again on the upper strand at the fork, each time proceeding away from the fork. क्या होगा, यहाँ पर जितना स्ट्रैंड बन गया सो बन गया. जब अनवाइंडिंग दोबारा होगी तो दोबारा पीछे से वहां जहां पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनवाइंडिंग आ गई है तो यहाँ फिर से बनना शुरू हो जाएगा. यानी कि ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो पीसेस में बनेगा. यहाँ देखिए, ये देखिए पीसेस में बनेगा, छोटे छोटे पीसेस बनेंगे जिनको क्या कह रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं. ये देखिए ऊपर वाले स्ट्रैंड पे पीसेस बन रहे हैं. तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है डिसकॉन्टिन्यूस है डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर, और लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस डीएनए सिंथेसिस है. DNA synthesis on lagging strand is discontinuous. Short fragments of DNA produced by discontinuous synthesis are called Okazaki fragments, या कि रेकी ओकाजाकी भी कहते हैं इसको. बैक्टीरियल सेल में 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें तो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स एक बार में लगाए जा सकते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में. डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इन डिफरेंट मॉडल्स. मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए थीटा मॉडल दिखाया गया है, जिसमें और ज्यादा हम माइन्यूट डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो रेप्लिकेशन बबल खुला है ओरिजिन साइड से, ओरिजिन साइड पे जो है यहाँ पर एक तरफ तो है 5' to 3', ठीक है, ये तो एज इट इज चलेगी. और पीछे से जो बनेगी वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड, एक लीडिंग स्ट्रैंड एक लैगिंग स्ट्रैंड. यहाँ पर भी देखिए 5' to 3', 5' to 3', ये अनवाइंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ये लैगिंग स्ट्रैंड है और ये लीडिंग स्ट्रैंड है. ठीक है, अनवाइंडिंग एंड एप्लीकेशन जो है इस तरफ हो रही है और अनवाइंडिंग एंड एप्लीकेशन इस तरफ हो रही है. तो यहाँ देखिए एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड. यहाँ पे देखें डीएनए सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड प्रोसीड्स डिसकंटिन्यूअसली इन द डायरेक्शन अपोजिट that of unwinding. At each fork, DNA synthesis of the leading strand proceeds discontinuously in the same direction as that of unwinding. क्या हो रहा है, each fork DNA synthesis of the leading strand proceeds continuously in the same direction as that of unwinding. जिस तरफ unwinding हो रही है उसी तरफ जो है DNA की synthesis वाला strand जा रहा है, तो ये leading strand हो गया. ये जिस तरफ unwinding हो रही है उस तरफ जा रहा है तो leading strand हो गया. ये अनवाइंडिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो लैगिंग स्ट्रैंड, ये भी अनवाइंडिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड. फिर हम रोलिंग सर्कल मॉडल की बात कर रहे हैं. रोलिंग सर्कल मॉडल में थोड़ा सा और देखें कि 5' से तो डिस्प्लेस होना शुरू हुआ था, 3' पे बन रहा है तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे ही नहीं. कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस बिगिंस एट द 3' एंड ऑफ द ब्रोकन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. As a DNA molecule unwinds, the 5' end is progressively displaced. ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है. अनवाइंडिंग एंड रेप्लिकेशन, तो यहाँ पर कहीं पे भी हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड की बात नहीं करेंगे रोलिंग सर्कल मॉडल में. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. एट ईच फोक, हर एक फोक पे, जैसे इसको हाफ पार्ट में कर लें तो हर एक फोक में, फोक मतलब कांटा होता है, छुरी कांटा नहीं होता, तो ऐसे कांटे आधा करेंगे सोचो तो कांटे से सही लग रहा है. At each fork, synthesis of leading strand takes place continuously in the same direction as that of the unwinding. Unwinding इस तरफ हो रही है तो ये leading strand है, unwinding इस तरफ हो रही है तो leading strand है. Unwinding के opposite direction में जा रहे हैं तो lagging strand, unwinding के opposite direction में जा रहे हैं तो lagging strand. ठीक है, the lagging strand is synthesized discontinuously in the direction opposite that of unwinding. सो आज के लिए रेप्लिकेशन में इतना ही था. नेक्स्ट रेप्लिकेशन के पार्ट में हम लोग बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें. थैंक यू.